हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आइए साइंस क्लास 7 का पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो देखते हैं फाइबर टू फैब्रिक क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इसमें क्या पॉइंट्स है, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अबाउट एनिमल फाइबर, वूल, एनिमल का जो फाइबर वूल होता है उसके बारे में, अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया है ऊन लेने की, अबाउट अनदर एनिमल फाइबर सिल्क, सिल्क के बारे में भी पढ़ेंगे, अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ का जो लाइफ, रेशम के कीड़े का लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क का जो प्रक्रिया है ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए, वो पढ़ेंगे, अबाउट द हेल्थ हजार्ड ऑफ वर्कर्स ऑफ वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। तो जो ऊन और सिल्क के इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते हैं, उन कामगारों के हेल्थ पर, सेहत पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है या क्या खतरा है, इसके बारे में भी आखिर में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट वी ऑल नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट। हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए डस्ट से, हीट, कोल्ड एंड हार्मफुल इंसेक्ट, और जो नुकसानदायक कीड़े हैं या गर्मी या ठंडी से बचने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस, क्लाइमेट एंड वेदर। हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसा कि मौसम होता है, जगह होती है, या जो भी क्लाइमेट होता है उस तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं। इन समर्स we wear clothes that make us feel cool, and in winters we those which make us feel warm. तो गर्मी के दिनों में हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ठंडी महसूस हो, और ठंडी के दिनों में ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे गर्मी महसूस हो। The clothes we wear are made up of fabric, and fabric is made up of yarn, which is made up of fibers. तो जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। जिन चीज़ों से कपड़े बनते हैं उसे फैब्रिक कहा जाता है, और फैब्रिक जो है यार्न से बने होते हैं, धागों से, और धागे फाइबर से बने होते हैं। सो वी कैन से दैट फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, एंड द टाइप ऑफ फाइबर डिसाइड्स द टाइप ऑफ फैब्रिक। तो हम कह सकते हैं कि फाइबर जो है वो फैब्रिक का बेसिक यूनिट है, उसी से फैब्रिक तैयार होता है। बीच में कई प्रोसेस है, लेकिन फाइबर ही आखिर में फैब्रिक बनाता है, या उसी से फैब्रिक बनते हैं। बेसिकली फाइबर्स में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। तो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं फाइबर को। एक जो है वो नेचुरल फाइबर है और दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर्स आर obtained from natural sources like plants and animals, and thus are again of two types, plant fibers and natural fiber, animal fibers. तो नेचुरल फाइबर भी फिर आगे दो भाग में बढ़ जाता है। एक प्लांट से जो मिलता है उसे प्लांट फाइबर कहते हैं, और दूसरा एनिमल से जो मिलता है उसे एनिमल फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर etc आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली। जो आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किसी नेचुरल सोर्स से ये नहीं मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट हैव सेलुलोज इन देम, while the base of animal fiber is a tough protein material and called keratin. तो जो प्लांट फाइबर है, जैसे कि कॉटन या जूट है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और जो एनिमल फाइबर है उसका जो टफ प्रोटीन है या टफ प्रोटीन मटेरियल है वो केराटिन है। सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स का जो कुछ एग्जांपल है, वी ऑल आर फेमिलियर टू वूल। हम सभी वूल से वाकिफ हैं, जानते हैं वूल के बारे में। We wear clothes made up of wool in winters. हम लोग ठंडी के मौसम में ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। Wool keeps us warm.
ऊन हमें गर्म रखता है। ऊल इज एन एनिमल फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, याक, अल्पैकस, गोट, विकनस, etc। तो ये जो है ऊन हम लोगों को जानवरों से मिलता है। तो इनमें से जो सबसे मुख्य जानवर हैं वो है शीप, भेड़, याक, अल्पाकस, गोट, विकुनस। ये ऊंट के छोटा एक प्रजाति है, ऊंटी की तरह होता है। तो इन सब जानवरों से हम लोगों को एनिमल फाइबर मिलता है और या ऊन मिलता है। द अंगोरा गोट गिव्स मोहर ऊल एंड द अंगोरा रैबिट प्रोवाइड अस अंगोरा ऊल। तो अंगोरा जो एनिमल है, वो गोट है, वो हमें अंगोरा ऊन देती है, और रैबिट जो है अंगोरा रैबिट वो अंगोरा ऊन देता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी फाइन वेराइटीज ऑफ ऊल। ये सबसे बारीक या सबसे अच्छी क्वालिटी के ऊन माने जाते हैं, बारीक ऊन माने जाते हैं। द पश्मीना गोट, ए माउंटेन गोट, प्रोवाइड्स अस पश्मीना ऊल। एक पश्मीना प्रजाति है बकरियों की। तो जो पश्मीना बकरे हैं उनसे आमतौर पे माउंटेन पे, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो वो लोग पश्मीना ऊन जो है उन लोगों से मिलता है। इट इज ए टाइप ऑफ वेरी फाइन ऊल एंड इज यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स। ये भी बहुत ही फाइन क्वालिटी का ऊन होता है और इससे पश्मीना शॉल्स बनता है। कश्मीरी इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऊल्स। कश्मीरी भी एक फाइनेस्ट क्वालिटी का ऊन है। दिस इज obtained फ्रॉम कश्मीरी गोट विच इज वेरी रेयरली फाउंड इन चाइना एंड तिब्बत। तो कश्मीरी ऊन जो है ये कश्मीरी बकरे से पाया जाता है और ये भी चाइना और तिब्बत में बहुत ज़्यादा या रेयरली पाए जाते हैं। दिस इज ए वेरी सॉफ्ट ऊल एंड कैन बी इजिली डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। ये बहुत ही सॉफ्ट ऊन होते हैं, कलर इनको बहुत आसानी से कलर किया जा सकता है। दिस ऊल इज कॉल्ड द ऊल ऑफ किंग्स। ये ऊन को ऊल ऑफ किंग्स कहा जाता है, राजाओं का ऊन कहा जाता है। ये इतने खूबसूरत और इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के होते हैं कि इनको ऊल ऑफ किंग्स कहा जाता है। All the wool giving animals are found in cold hilly areas and their body covering or fleece has the capacity of keeping them warm in a very cold climate। तो जितने भी ऊन देने वाले जानवर हैं जिनसे ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं वो सब ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं या हिली एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में। और उनका जो बॉडी है, उनका शरीर फ्लीस से कवर होता है। फ्लीस होता है जो ये उनके स्किन के ऊपर जो रोए के आकार का रोआ के जैसे है, हेयर ही है उनका, लेकिन ये चूंकि हेयर से थोड़े अलग टाइप के होते हैं तो इनको फ्लीस कहा जाता है। तो ये फ्लीस उनको गर्म रखता है, ठंडे के मौसम में भी गर्म रखता है। दिस इज बिकॉज देयर फ्लीस हैज ए ग्रेट कैपेसिटी टू ट्रैप एयर विद इन इट। ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो फ्लीस है वो गर्मी को अंदर रोक कर रखता है, हवा को बीच में रोक लेता है, जिससे हवा जो है उसको इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर उसको अंदर के गर्मी को बाहर नहीं आने देता है और बाहर की ठंडी को अंदर नहीं जाने देता है। एयर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट सो इट डज नॉट लेट द बॉडी हीट गो आउट। तो एयर जो है इंसुलेटर है और एयर उनके फ्लीस में रुका रहता है इन द एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में वो जाने नहीं देता है उनके बॉडी का गर्मी। एंड हेंस कीप दीज एनिमल्स वार्म। सो वी यूज दिस क्वालिटी ऑफ देयर फ्लीस टू कीप आवर सेल्फ वार्म फॉर बाई मेकिंग क्लॉथ्स विथ इट। तो इस तरह हम उनके ही जो फ्लीस है जिससे वो जानवर वार्म रहते हैं, वही फ्लीस या वही मटेरियल हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कपड़ा बना लेते हैं और हम लोग अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वूल फाइबर इज यूजुअली वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। जो ऊन का फाइबर होता है जो जानवरों से लिया जाता है तो वाइट, ब्लैक और ब्राउन तीन ही कलर में पाया जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर और फर एज इट हैज टाइट कर्ल्स called creams and is elastic and grows in bunches। तो ये थोड़ा सा हेयर से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम हेयर, हेयर से अलग होता है और फर से भी अलग होता है
क्योंकि थोड़ा टाइट कर्ल होता है, उसका जो कर्ल होता है थोड़ा सख्त होता है, और क्रीम्स होता है, जो उसी को क्रीम्स कहते हैं, जो कर्ल होता है घुमा हुआ घुंघराला जो होता है उसको क्रीम्स कहते हैं। और उसमें इलास्टिसिटी भी थोड़ी सी होती है, खींचने में थोड़ा सा तनाव होता है, महसूस होता है। तो ये जो है इसलिए बाल से अलग है। और बाल एक एक उगता है, बाल जहाँ भी उगता है आप देखे होंगे एक बाल अकेले उगा हुआ है, लेकिन ये जो फ्लीस है ये बंच में उगते हैं। नो दिस, Bedouins use wool to keep the heat out and protect their body। तो बेडुइन्स जो है खाना बदोश, वो ये जो कपड़े हैं या ऊन के जो बने हुए कपड़े होते हैं उनको वो लोग गर्मी को बाहर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ठंडी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेडुइन्स गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वूल कैन एब्जॉर्ब वाटर अप टू 1/3 ऑफ इट्स वेट। तो ऊन जो है अपने वजन का 1/3 हिस्सा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप। तो शिप से ऊन को पाने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं, अलग अलग स्टेप है, उन स्टेप से होकर ही ऊन तैयार होता है। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या है। द वूल वी यूज रीचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी प्रोसेस, दीज आर एज फॉलोज। तो जो ऊन हम लोगों तक पहुंचता है वो कई प्रक्रिया से गुजरते हुए तैयार होकर हमारे पास पहुंचता है। वो प्रक्रिया नीचे है, आपको बताया जाएगा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द शीप विथ गुड क्वालिटी ऑफ फ्लीस आर सिलेक्टेड। सबसे पहले जो अच्छे क्वालिटी के जो फ्लीस वाले भेड़ होते हैं, शीप होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको चुन लिया जाता है। शीप हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑन देयर स्किन। उनके बॉडी पर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, थिक एंड कोर्स बियर्ड हेयर, मोटे और मजबूत, जो थोड़ा सा खुरदरे होते हैं, जो सॉफ्ट नहीं होते हैं, उस तरह के हेयर होते हैं। सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू स्किन। और उसके अंदर जो है नीचे जो स्किन से सटा हुआ हिस्सा होता है उसमें जो बाल होते हैं या जो फाइबर होते हैं वो ज्यादा नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फाइन होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, और वो बिल्कुल उनके स्किन से सटे हुए क्लोज्ड होते हैं। द सॉफ्ट अंडर स्किन फाइबर इज यूज टू मेक वूल। तो जो सॉफ्ट अंडर स्किन फाइबर होता है, जो बताया 2 नंबर में लिखा हुआ है, वही ऊन बनाने के काम आता है। सो दोज शीप आर सिलेक्टेड फॉर रियरिंग दैट हैव थिक कोट ऑफ फाइन हेयर। तो उन शीप को, उन भेड़ों को ही चुना जाता है रियरिंग करने के लिए, पालने के लिए, कि उनसे फाइन हेयर, जिनका सबसे ज्यादा फाइन हेयर होता है, जिनमें सबसे ज्यादा फाइन हेयर निकलने की संभावना होती है, उन्हीं भेड़ों को रियर किया जाता है या पाला जाता है। These sheep are bred with other sheep to reproduce offspring having a coat of hair that is good both in quality and quantity। तो इन शीप्स को जब चुन लिया गया है तो इनको फिर दूसरे शीप के साथ, दूसरे भेड़ों के साथ ब्रीड कराया जाता है, उनसे नए भेड़ पैदा कराए जाते हैं, जिससे कि उनके, जिनको उनका ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है। तो इससे ये होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स बनते हैं या अच्छी क्वालिटी के ऊन उनसे बनते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में भी बनते हैं, मात्रा में भी ज्यादा बनते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल मटेरियल इक्वल। चलिए एक्टिविटी एक है, इसको आप घर पे चेक कर सकते हैं, इसलिए इसको बता देते हैं। सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल, अलग अलग टाइप के वूल ले लेना है, 4 तरह के। ड्रॉ ए टेबल ऑन चार्ट पेपर विथ रोज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ सैंपल्स एंड 4 कॉलम्स एज शोन। और फिर इतना उसमें चार्ट बना लेना है, और रो इतने बनाने हैं जितना आपके पास सैंपल है। अगर 4 है तो 4 रोज बना लेना है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 10 है तो 10, ऐसा आप सैंपल के लिए बना लीजिए। उसके बाद से करना क्या है कि टच ईच सैंपल ऑफ वूल एंड पेस्ट इट इन कॉलम 1। उसको टच कीजिए और कॉलम 1 में पेस्ट करते जाइए, 1 2 3 ऐसा पेस्ट करते जाइए। और बिफोर पेस्टिंग, उसको पेस्ट करने से पहले, चिपकाने से पहले, ऑल्सो स्ट्रेच ईच सैंपल ऑफ वूल एंड चेक द
ईज विथ विच इट ब्रेक्स। तो उनको खींच कर आप देखिए कि वो कितना आसानी से टूटते हैं, मुश्किल से टूटते हैं, ऐसा आप खींच कर देखिए। नाउ ग्रेड देम ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 इन ईच कैटेगरी गिवन। फिर उनको आप 1 से 10 तक नंबर दीजिए। जैसे सॉफ्टनेस में जो ज़्यादा सॉफ्ट हो, सबसे अच्छा सॉफ्ट हो, उसको 10 नंबर दीजिए, और जो कम है उसको कम दीजिए, जो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो उसको और भी कम दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर दीजिए। तो इस तरह आप सॉफ्टनेस का चेक करके लिख लीजिए। फिर शाइनिंग देखिए कि किस ऊन में ज़्यादा है, 1 नंबर में, 2 नंबर। तो शाइन के लिए 10 नंबर दीजिए, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है। जो कम चमक रहा है उसका कम नंबर दीजिए। स्ट्रेंथ जब आप खींच कर देखे हैं तो जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो उसको 10 नंबर, और जिसका कम हो उसको 1 नंबर। तो 1 से लेकर 10 नंबर तक आप इसमें देना है। ऑब्जर्वेशन, अब जो है इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल वेरी इन सॉफ्टनेस, शाइन एंड स्ट्रेंथ। तो आप इसमें देखें कि अलग अलग तरह के जो ऊन है वो उसमें अलग अलग तरह की सॉफ्टनेस है, नरमी है, चमक है और मजबूती है। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वूल विथ डिफरेंट क्वालिटीज। तो अलग अलग वेराइटी के जो ऊन होते हैं उसमें अलग अलग क्वालिटीज भी होते हैं। रियरिंग, वंस द फाइन क्वालिटी शिप आर सिलेक्टेड, एक बार जब अच्छे क्वालिटी के शिप आप सेलेक्ट कर लिए हैं, दे आर रियर्ड इन ए सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इन इंडिया द मेन प्लेसेस वेयर शिप आर रियर्ड आर हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, एज वेल एज द प्लेन ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो जब सेलेक्ट कर लिया गया, भेड़ों को सेलेक्ट कर लिया गया, तो उनको अब सेफ एरिया में और जो उनके लायक कंफर्टेबल आरामदायक एरिया होता है, इन्वायरमेंट होता है, वैसे इन्वायरमेंट में, वैसे माहौल में उनको ले जाकर और पाला जाता है। इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ भेड़ पाले जाते हैं वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और प्लेन्स एरिया में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी लोग भेड़ पालते हैं और उनसे ऊन निकालते हैं। शीप आर मेनली फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स। शीप जो है उनका खाना मेनली ग्रास है, घास और पत्तियां हैं। इन स्पाइट ऑफ इट द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, मिलेट, मिनरल्स एंड ऑयल केक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम। तो उसमें जो है ये उनका खाना तो पत्तियां और घास ही है, लेकिन फिर भी जो रेयर करते हैं उन लोगों को दाल, मक्का, बाजरा, मिनरल्स, ऑयल केक, सब ये दिया जाता है खाने के लिए। ऑयल केक होता है जब ऑयल निकल जाता है ऑयल सीड से, जैसे कि सरसों का ऑयल निकल जाता है, तो उसका जो अपने यहाँ खरी कहते हैं या खली कहते हैं, तो उस खली को इंग्लिश में ऑयल केक कहते हैं। तो ये ऑयल केक भी उन लोगों को खिलाया जाता है। शेफर्ड टेक देम टू ग्रेज इन द फील्ड्स इन विंटर। दे आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन ड्राई फॉडर, ग्रेन्स एंड लीव्स। तो जो चरवाहे होते हैं वो उनको खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं, और ठंडी में उनको अंदर रखा जाता है, घर में रखा जाता है, बाहर नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि सर्द इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो बाहर नहीं ले जाकर उनको सूखा खाना दिया जाता है, जैसे भूसा वगैरह या दाना, जो चावल, गेहूं, ये सब दाने हैं वो दिए जाते हैं, और पत्तियां दी जाती हैं। इफ ए शीप इज स्ट्रेस्ड व्हाइल ग्रोइंग इट्स फ्लेश, देयर मे बी डैमेज एंड ब्रेक्स इन द वूल। अगर जो भेड़ है वो स्ट्रेस में है, उसको किसी तरह की परेशानी है, बीमार है, तो वो उससे जो फ्लीस निकलेगा तो वो डैमेज हो सकता है या टूट सकता है या खराब क्वालिटी का निकलेगा। shearing, during rearing sheep develop a thick coat of fine hair on them. To obtain the wool we need to remove the coat of hair from them. This is done by shearing. तो जब रियरिंग हो गया तो रियरिंग करने के दौरान उनके बदन पे जो कोट के तरह एक फाइन हेयर उग आता है, जो आप फोटो में देख रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए जो काम हम करते हैं, काटते हैं, छिलते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसी को शेयरिंग कहते हैं। हम लोग अपना बनाते हैं बाल या दाढ़ी, तो उसको शेविंग कहते हैं, और इनका जो किया जाता है उसको शेयरिंग कहते हैं। फॉर दिस पर्पस ए डिवाइस लाइक शेविंग रेजर इज यूज। तो इसके लिए शेविंग रेजर इस्तेमाल किया जाता है। शेयरिंग में बी डन मैनुअली और बाई मशीन।
तो शेयरिंग जो है मैनुअली भी किया जा सकता है हाथ से या मशीन से भी किया जा सकता है। द अपर थिक फ्लीस इज शेप्ड ऑफ अलोंग विद द थिन, सब को एक साथ, जो ऊपर का मोटा वाला हिस्सा है या अंदर पतला वाला फाइबर है, फ्लीस है, उसको सबको एक साथ ही निकाल दिया जाता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, तो अपर मोस्ट लेयर स्किन से उसको निकाल दिया जाता है रेजर से। बट इट डज नॉट हार्म द शीप, लेकिन वो शीप को, भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जस्ट लाइक वी डू नॉट गेट हर्ट वाइल कटिंग ऑफ आवर हेयर, सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग जब अपना बाल कटाते हैं, अपना हेयर ड्रेसिंग कराते हैं, तो हम लोगों को कोई भी चोट या कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, उसी तरह उनका भी जब बाल काटा जाता है या उनका फ्लीस निकाला जाता है, काटा जाता है, तो उनको भी कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचती है। दिस हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक आवर हेयर, तो ये जो शीप का हेयर है वो फिर से उगाता है, जैसे कि हमारे हेयर उगते हैं वैसे ही उनका भी हेयर दोबारा से उगाता है। शेयरिंग इज मोस्टली डन इन अर्ली समर, लेकिन शेयरिंग जो है हमेशा आमतौर पे समर से पहले किया जाता है। जब समर स्टार्ट, गर्मी का मौसम जब शुरू होने वाला होता है तभी शेयरिंग किया जाता है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? जस्ट एज वी टेक ऑफ आवर वुलन क्लॉथ्स इन समर एंड कीप देम असाइड, removal of the fleece does not affect their survival without their protective coat in summers। तो जैसा कि ठंडी जाते ही हम लोग अपना गर्म कपड़ा जो है एक साइड में, ऊनी कपड़ा जितना होता है सब एक साइड में रख देते हैं और गर्मी के कपड़े निकाल कर पहनने लगते हैं, तो वैसे ही उनका जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उनका फ्लीस निकाल लिया जाता है, तो उनके लाइफ पर, उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनके सर्वाइवल में भी कोई परेशानी नहीं होती है और उनका हेल्थ भी ठीक रहता है। तो इस तरह से हम लोग जब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है तभी शेयरिंग किया जाता है। स्कॉरिंग, द sheared coat of hair has with it many other undesirable things like dust, dead skin, sweat residue and a protein called lanolin। तो जब शेड किया गया तो उसमें बहुत सारा अनवांटेड चीज, अनचाहे चीजें आ जाती हैं, जैसे कि डस्ट, धूल भी रह सकता है, या डेड स्किन, जब उसका शेविंग किया जा रहा है तो कुछ डेड स्किन उसके साथ आ गए, उसका स्वेट रेसिड्यू, जो पसीना या कुछ गंदगी रहती है वो आ गया, या एक तरह के प्रोटीन होते हैं उनके स्किन से निकलते हैं जो कि उसमें जमे हुए रहते हैं, उसको लिनोलिन कहते हैं। तो ये सब चीजें उसमें रहती है। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम फाइबर, इन सब चीजों को फाइबर से निकालना होता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द वूल फाइबर इज इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड स्कॉरिंग। तो ये जो अनचाही चीजें हैं जो उनमें जब शेयरिंग किया गया है तो आ गए हैं उनके फाइबर्स के साथ, तो उसमें से जब इसको निकाला जाता है, सफाई किया जाता है, इसी को स्कॉरिंग कहते हैं। फॉर दिस वूल इज पास थ्रू ए सीरीज ऑफ टब्स फिल्ड विथ सोपी वाटर। तो इसके लिए उनको एक लगातार टब्स में पास किया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सोपी वाटर भर के टब में, और उसमें उनको धुलाई की जाती है। द फर्स्ट टब हैज वेरी वार्म वाटर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट द वूल इज रिंस विथ कोल्ड वाटर इन द नेक्स्ट टब। तो जो पहला टब होता है उसमें सोप के साथ गर्म किया हुआ पानी रहता है, तो गर्मी में उसको पहले मिलाया जाता है गर्म पानी में, उसके बाद से फिर उसको कोल्ड पानी वाले टब में ले जाके रिंस किया जाता है, मिलाया जाता है। द लेनोलिन दस सेपरेटेड इज यूज टू मेक सोप एंड कॉस्मेटिक्स। तो इस तरह उसमें से लेनोलिन अलग हो जाते हैं गर्म और ठंडा से मिलाने से, और उससे साबुन और कॉस्मेटिक्स, मेकअप के सामान बनते हैं। Washed wool is then passed through rollers and dryers। फिर जब ये धुल गए तो उनको रोलर्स में ले जाके और ड्रायर से ड्राई किया जाता है। नाउ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कहते हैं छांटना, अलग अलग करना। नाउ दिस washed and dried wool is sent to factories where it is sorted in different varieties of wool according to their texture which is different on different parts of a ship। तो उसके बाद से उसको कंपनी में उनको भेज दिया जाता है और वहां से उनको अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से छंटनी होती है। जो शिप के, भेड़ के अलग अलग पार्ट से अलग अलग
तरह के जो ऊन होते हैं तो उनको वैसे ही अलग अलग तरह से छांट दिया जाता है। जो उनकी बनावट होती है, जैसे कोई नरम है, कोई चिकना है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो उस तरह से उसको फैक्ट्री में ले जाकर और छांटा जाता है। दिस टेक्निक इज नोन एज ऊल क्लासिंग, इसको ऊल क्लासिंग कहते हैं। देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपुल कॉल्ड ऊल सॉर्टर्स और ऊल क्लासर्स फॉर दिस जॉब। तो इसके लिए स्पेशल खास तरह के लोग होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, जो कि ऊल सॉर्टर्स कहलाते हैं या ऊल क्लासर कहलाते हैं। दिस ऊल इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: फ्लीस, बल्क ऑफ ऊल, ब्रोकन, बेलीज एंड लॉक्स। तो ये जो सॉर्टिंग किया गया, छाटा गया, तो इस 4 तरह से इनको 4 प्रकार में बांटा गया। ये 4 हैं: फ्लीस पहला, बल्क ऑफ ऊल और दूसरा ब्रोकन जो टूटे हुए ऊल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बेलीज ऊल हो गए, एंड लॉक्स ऊल। तो ये नाम है अलग अलग उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से ये नाम दिया गया है। रिमूविंग बर्ड्स, अब बर्ड्स क्या है, आप स्वेटर जब ठंडी के दिनों में पहनते होंगे तो देखेंगे उसमें गोल गोल कुछ धागा का बन जाता है, तो ये इसी को बर्ड्स कहते हैं। आफ्टर यूजिंग देम फॉर सम टाइम स्मॉल फ्लफी फाइबर्स अपीयर ऑन आवर स्वेटर। स्वेटर को जैसे हम अभी बता रहे थे कि स्वेटर को इस्तेमाल करने के बाद से कुछ फ्लफी नरम नरम गोल गोल उसमें उगाते हैं। दे आर कॉल्ड बर्ड्स, उन्हीं को बर्ड्स कहा जाता है। दीज बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन ऊल, ये ऊन में भी पाए जाते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाई हैंड, इनको हाथ से वहां साफ किया जाता है, निकाला जाता है। डाइंग, रंगना। नेचुरल ऊल फाइबर्स आर व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन। प्राकृतिक तौर पे जो ऊन के फाइबर होते हैं वो सफेद, काले और ब्राउन होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। These are dyed in different beautiful colors for making various things. फिर इनको अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों में रंग दिया जाता है और फिर उससे कई तरह की अलग अलग चीजें बनती हैं। कार्डिंग, dyed wool is then passed through a machine having metal teeth in it. These metal teeth comb and straighten the wool. उसके बाद इसको एक कंघी के तरह मेटल का बना हुआ, लोहे का, स्टील का बना हुआ कॉम्ब के तरह जो मशीन होती है उसमें उनको पास किया जाता है, उससे उसको गुजारा जाता है और जब उनमें से वो निकलते हैं तो उनको वो स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है। आपने पहले पढ़ा था कि ये कर्ली होते हैं, क्रीम्स होते हैं, तो इनको ये मशीन कॉम्बिंग करके और सीधा कर देता है। These straightened fibers are now spun into yarn, और जब ये सीधे हो जाते हैं तो फिर इसको स्पन करके, स्पिन करके, घुमा के, नचा के और धागा के तरह बना दिया जाता है। After carding, the fibers lie roughly parallel in smooth bundle. जब कार्डिंग हो गया, ये सीधे हो गए सब, तो फिर उनको बंडल बना के और रख दिया गया है। These are drawn out by hand or machine and slightly twisted to form the length suitable for spinning. Coarser fibers are twisted to rope-like structures. This is called roving. तो इसके बाद से जब वो बंडल बना दिया गया है तो उसमें से हाथ से लेकर और फिर या मशीन से भी ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है और मोड़ के उनको और फिर लंबाई के हिसाब से, उसके स्पिनिंग के हिसाब से, जितना माने आप कोई स्पिनिंग करना होगा उस स्पिनिंग के हिसाब से उसका लेंथ बना लिया जाता है, लंबाई बना ली जाती है और कोर्सर फाइबर को मोड़ दिया जाता है, रस्सी के तरह उसको मोड़ के बना लिया जाता है। फाइनर फाइबर्स आर कॉम्ड एंड स्पिन, और जो फाइनर होते हैं बिल्कुल बारीक वाले होते हैं उनको कॉम्ब करके और स्पिन किया जाता है। जैसे आप देहातों में देखे होंगे सूत्री कातना जिनको बोलते हैं, ऐसे कुछ स्पिनर की तरह होता है, उसमें जो फाइबर होते हैं उसको लगा के और वो लोग नचाते हैं, तो वैसे ही ऐसे इसको स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग इज डन बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो स्पिनिंग कैसे किया जाता है, मशीन से उसको ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है। Creams of wool make the spinning easy by helping the attachment of fibers to one another. तो जो उनका क्रीम्स होता है वो मदद करता है वो एक दूसरे में फंसने में, एक दूसरे में की पकड़ बनाने में, और उससे स्पिनिंग भी आसान हो जाती है और ऊन जो है मजबूत होते जाता है। नाइटिंग, बुनाई क्या है? नाउ दिस ऊन is either woven or knitted. Longer fibers are knitted to make sweater while the shorter ones are woven to make woolen cloth.
दैट इज फर्दर यूज टू मेक ग्लव्स, सॉक्स etc. तो अब जो उनको जब ऊन तैयार हो गया तो उससे बुनाई होती है। तो जो लंबे लंबे होते हैं फाइबर्स, उससे ऊन जो बने होते हैं उनसे स्वेटर बनते हैं, और जो छोटे होते हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। उनको ऊवेन करके और प्रोसेस करके, एक तरह की प्रक्रिया है, तो उससे करके और फिर ग्लव्स बना दिया जाता है या ऊनी कपड़े बन जाते हैं उनसे छोटे छोटे। क्रैबिंग, आफ्टर नाइटिंग एंड वीविंग fabric goes through hot and cold water to set the cloth. This process is called craving. तो नाइटिंग करने के बाद और वीविंग करने के बाद, मतलब बुनाई करने के बाद से जब कपड़ा तैयार हो गया, तो बुनाई करने के बाद से उसको एक प्रोसेस है जिसे क्रैबिंग कहते हैं। उसमें पहले हॉट वाटर में डाला जाता है, फिर कोल्ड वाटर में डाला जाता है। तो इससे उनकी क्वालिटी और मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी elegant due to its natural luster, softness and smoothness. Be elegant due to its natural luster. ये बहुत ही आकर्षक होता है, मानते हैं लोग इसको, क्योंकि इसमें जो चमक होती है, इसमें जो सॉफ्टनेस, नरमी होती है, या जो इसकी स्मूथनेस है, चिकनाई है, इसके कारण इसको बहुत ही आकर्षक कहा जाता है, बहुत आकर्षक होता भी है। It is so gentle to touch that we generally use the simile एज स्मूथ एज सिल्क। तो हम लोग इसके लिए एक मुहावरा भी यूज करते हैं, एज स्मूथ एज सिल्क, तो कि इतना चिकना है कि सिल्क की तरह है। तो इसके लिए आप, इसलिए सिल्क इतना चिकना होता है कि उसको काफ़ी मुहावरे में भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि एज स्मूथ एज सिल्क, बिल्कुल सिल्क की तरह चिकना। इट इज ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून वूवन अराउंड बाय द कैटरपिलर ऑफ बोम्बिक्स मोरी, कॉमनली नोन एज सिल्क मोथ। तो ये जो है कैटरपिलर का जो ये कोकून होता है जिसमें वो रहते हैं, उसी से बनाया जाता है, जो कि कैटरपिलर बॉम्बिक्स मोरी के या सिल्क मोथ जो कीड़े होते हैं उनसे ये बनते हैं। रियरिंग ए मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और इनका पालना, सिल्क मोथ को जो पाला जाता है या उनको जो तैयारी किया जाता है पाल कर, और उनसे रेशम के कीड़े रेशम निकाला जाता है रेशम के कीड़ों से, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। इसके पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन एंशियंट चाइना। पहली बार पुरानी चाइना में, प्राचीन चाइना में सिल्क निकाला गया था या बनाया गया था। लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल जो है नीचे है। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 400 to 500 eggs एट ए टाइम। एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 400 से 500 अंडे एक बार में देती है। आफ्टर अबाउट 2 weeks द एग्स हैच एंड टाइनी लार्वा कम आउट। करीब 2 हफ्ते की हैचिंग के बाद, सेवा के बाद, उसमें से लार्वा निकल जाता है। दीज आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। इनको कैटरपिलर्स कहते हैं। These caterpillars eat enormously for 5-6 weeks. ये कैटरपिलर 5 से 6 हफ्ते तक खूब खाते हैं। They grow 10,000 times heavier than when hatched. तो जब वो अंडे से निकले होते हैं उस वक्त से 5 से 6 हफ्तों में ये करीब 10,000 गुना वजन इनका ज्यादा बढ़ जाता है। इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं। During this period they change their skin 4 times. इस पीरियड में वो अपने स्किन को 4 बार बदल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग। इसे मोल्टिंग कहते हैं। ये सब पॉइंट्स है कुछ जो बोल्ड लेटर्स में है, तो इनको आपको याद रखना है ये मोल्टिंग क्या है। तो नाउ ईच कैटरपिलर स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो 5-6 हफ्ते के बाद से जब ये तैयार हो जाते हैं, तो ये कैटरपिलर जितने होते हैं सब अपना सलाइवा तैयार करते हैं और सलाइवा निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं। इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इट हेड इन द शेप ऑफ 8। और फिर वो अपने हेड को 8 के आकार में रोटेट करते रहते हैं, 8 बनाते रहते हैं, 8 लिखते रहते हैं। दिस सलाइवा इज रिच इन प्रोटीन, सेरिसिन एंड फाइब्रोइन। तो ये जो सलाइवा वो निकलता है उनसे, ये प्रोटीन और सेरिसिन और फाइब्रोइन काफी उसमें होता है। दिस इज लिक्विड सिल्क विच सोलिडिफाइज ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर
विद इन 2-3 days। ये जो सलाइवा निकलता है जिसमें फाइब्रोइन, सेरिसिन और प्रोटीन्स होते हैं, तो ये लिक्विड सिल्क इनको कहा जाता है, और 2 से 3 दिन सूखने के बाद से, एटमॉस्फेयर में रहने के बाद से ये ड्राई सिल्क बन जाता है। In this way, the caterpillar spins its protective cells of cocoon around it। और इसी तरह कैटरपिलर स्पिन करते रहता है अपने प्रोटेक्टिव जो शेल होता है बाहर, उसका जो खोखा होता है या जो उसका ढकने का हिस्सा होता है, उसमें वो प्रोटेक्टिव शेल को स्पिन करते रहता है। द लार्वा इनसाइड द कोकून इज कॉल्ड पुपा। और ये कोकून के अंदर जो लार्वा होता है उसी को पुपा कहते हैं। नाउ दिस पुपा ग्रोज इनटू एन एडल्ट। फिर ये पुपा एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट बनने के बाद ही ये अंडे देती है। तो नाउ द पुपा ग्रोज इनटू एडल्ट, द एडल्ट ब्रेक्स द कोकून एंड कम्स आउट। और एडल्ट उससे बाहर निकल आता है। द टोटल लेंथ ऑफ फाइबर कंटेन इन ए कोकून इज अबाउट 1 माइल। एक कोकून में करीब 1 माइल लंबा फाइबर होता है, या 1 माइल लंबा रेशम होता है मान लीजिए। तो 1 माइल करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। सेरीकल्चर, कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क मोथ का पालना, तैयार करना, ही सेरीकल्चर कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फीमेल सिल्क मोथ इज मेड टू ले एग्स इन ए प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट सच एज एन एल्युमिनियम बॉक्स विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होती है उससे अल्युमिनियम का, बिल्कुल शुद्ध अल्युमिनियम के बक्से में उससे अंडा दिलवाया जाता है, या शुद्ध अल्युमिनियम के बॉक्स में अंडे देती है। ये फीमेल सिल्क मोथ डाइज इमीडिएटली आफ्टर लेइंग द एग्स। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि 400 से 500 अंडे देती है, तो ये 400-500 अंडे देने के बाद से ये सिल्क मोथ तुरंत मर जाती है। These eggs are kept in a temperature suitable for hatching for about 10 days। फिर इनको 10 दिन तक हैचिंग किया जाता है। This is called the incubation period। इसी को incubation period कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। जैसे मुर्गी अंडे सेती है, ऐसे ही इनको हैच किया जाता है। Then eggs are hatched into larva और कैटरपिलर। फिर ये एग्स जो है हैच होकर उनमें से लार्वा या कैटरपिलर निकलते हैं। लार्वा का है या कैटरपिलर का है, एक ही बात है। These caterpillars are kept under gauze and made to feed on mulberry leaves। फिर इनको निकाल के गौज पर रख दिया जाता है, और मलबरी का लीव्स, पत्तियां उनको खाने के लिए दी जाती हैं। A larva can eat 50,000 times to its initial weight। तो एक लार्वा जो है, जो शुरू में निकलता है, तो अपने जितना उसका वजन होता है उससे 50,000 गुना ज्यादा वजन का खाना वो खा जाता है, या उतनी पत्तियां वो खा जाता है। They eat continuously for 6 weeks। वो लगातार 6 हफ्ते तक खाते रहते हैं। They grow up to maximum 3 inches in size। फिर वो करीब 3 इंच के साइज के हो जाते हैं, बढ़ के। Then these are placed on a bamboo tray। फिर उनको एक बांस की बनी हुई ट्रे में रख दिया जाता है। Provided with twigs and shrubs। फिर उनमें वो टहनियाँ, कुछ shrubs, herb shrubs, कुछ पत्तियां उसमें खाने के लिए दी जाती हैं। Caterpillars make it their place for spinning cocoon around them। फिर कैटरपिलर्स जो है अपने कोकून बनाने के लिए वो स्पिन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। Here it spins in the cocoon within a period of 3 to 8 days। तो वो 3 से 8 दिन तक वो कोकून में लपेटते रहते हैं या घूमते रहते हैं, और अपने चारों ओर कोकून बनाते रहते हैं। Now cocoons are treated with hot steam। जब कोकून तैयार हो गया 3 से 8 हफ्ते में, तो उसको गर्म स्टीम से या बॉइलिंग वाटर में हीट किया जाता है, या माइक्रोवेव में हीट किया जाता है, तो टू किल द पुपा इनसाइड द कोकून। तो इनसाइड जो कोकून के अंदर जो पुपा है उसको मार दिया जाता है गर्म करके, या मर जाता है। देन दीज कोकून्स आर अनवुंड टू ऑब्टेन द सिल्क फिलामेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। उसके बाद से उस कोकून को उसमें से निकाल के और फिर वहां से रीलिंग किया जाता है, उसमें से फाइबर निकाला जाता है। देन रील्ड फिलामेंट्स आर स्पन टू यार्न। फिर जो फिलामेंट निकालते हैं कोकून से, उसको यार्न, धागा की तरह बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग। इसको थ्रोइंग कहा जाता है। इट इज वॉश टू रिमूव सेरिसिन एंड टू मेक इट लाइट, सॉफ्ट एंड शाइनी।
this raw silk, it still contains sericin, so it is harder, it is washed to remove sericin and to make it light, soft and shiny. तो वो harder होता है थोड़ा सा, तो जब हार्ड होता है तो सेरिसिन के कारण ही हार्ड होता है, तो उसको वॉश करके और सेरिसिन वहाँ से निकाल लिया जाता है, तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है और लाइट वजन में हल्का हो जाता है और चमकदार भी हो जाता है। मोथ्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो मोथ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, तो वो अलग अलग तरह के सिल्क भी प्रोड्यूस करेंगे। जब अलग अलग तरह के होंगे तो अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसीजर में 4 टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर्स आर प्रोड्यूस, 4 तरह के सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होते हैं। क्रेप, ट्रैम, थ्रॉन, सिंगल्स एंड ऑर्गेन्जिन। तो ये चारों अलग अलग प्रकार हैं। क्रेप इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर थ्रेड टुगेदर। क्रेप का जो प्रकार है उसको 2 थ्रेड को एक साथ मिला के बनाया जाता है। ट्राम बाय ट्विस्टिंग इन ओनली 1 डायरेक्शन, ट्राम को एक ही डायरेक्शन में मोड़ के या घुमा के बनाया जाता है। थ्रोन सिंगल्स आर सिंगल थ्रेड ट्विस्टेड इन 1 डायरेक्शन, और जो थ्रोन सिंगल है नाम से ही मालूम है कि वो सिंगल थ्रेड का होता है और एक ही डायरेक्शन में उसको घुमा के बनाया जाता है। ऑर्गेन्जिन्स इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 थ्रेड ट्वाइस इन 2 अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जो है ऑर्गेन्जिन्स में 2 थ्रेड को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ के और तब उसको बनाया जाता है। ब्रोकन फिलामेंट्स एंड डैमेज कोकून्स आर रिटेन्ड, ट्रीटेड, कॉम्ड एंड प्रोसेस्ड इनटू यार्न। तो जो टूटे हुए फिलामेंट्स हैं या डैमेज कोकून है उनको भी ट्रीट किया जाता है, अच्छा से फिर से उसका प्रोसेस किया जाता है कुछ प्रक्रिया करके, और उससे भी धागे बनते हैं। एंड मार्केटेड एज ए स्पन सिल्क विच इज इंफेरियर एंड चीपर। तो ये थोड़े से इंफेरियर, ये कम क्वालिटी के होते हैं और सस्ते होते हैं, सस्ती क्वालिटी के होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क लाइक कोसा सिल्क, क्रेप सिल्क, मलबरी सिल्क, मोगा सिल्क etc आर अवेलेबल इन मार्केट। तो ये अलग अलग प्रकार की सिल्क आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये नाम है सिल्क का। ठीक, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, तो एक्टिविटी आप अपने से करेंगे, इसमें मैं अभी नहीं जाने वाला। तो चलिए, ये क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चन भी आपको अपने से करना है। हेल्थ हजार्ड्स देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हेल्थ हजार्ड्स टू द वर्कर्स ऑफ वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। तो ऊन और सिल्क के कारखानों में जो कामगार काम करते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके सेहत पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शॉर्टर्स डिजीज, शॉर्टर्स डिजीज, पीपल हु वर्क इन वूल इंडस्ट्रीज may get the infection of fatal blood disease called Shorter's disease। तो जो लोग ऊन के कारखानों में काम करते हैं उनको एक बीमारी हो सकती है, खून की बीमारी है जिसे शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं, जिसे जो कि फेटल ब्लड डिजीज इसलिए कहा गया है कि ये बिल्कुल घातक होता है, मरने वाला होता है, इससे काफ़ी मृत्यु भी लोगों की होती है, तो इसलिए इसे फेटल कहा जाता है, मारने वाला कहा जाता है। दिस इज ड्यू टू ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स प्रेजेंट इन शिप्स हेयर। ये शिप्स के हेयर में एक तरह की बैक्टीरिया होती है, बीमारी के कीड़े, जिसका नाम एंथ्रेक्स है। तो ये एंथ्रेक्स सांसों में चले जाते हैं और इनसे ये बीमारियां होती हैं या फैलती हैं। तो ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है, फेटल है, तो इससे बचना चाहिए। लंग इन्फेक्शंस, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। वर्कर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इनहेल द वेपर्स ऑफ बॉइलिंग कोकून्स। तो जो लोग सिल्क के फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो आप देखें कि एक प्रोसेस में कोकून को बॉयल किया जाता है, तो वो जो बॉइलिंग वेपर्स है वो जो काम करने वाले होते हैं उनके सांस में चले जाता है। दिस में कॉज लंग इन्फेक्शन इन देम, इससे उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, विच में लीड टू अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिससे सांस लेने की बीमारी हो जाती है या दमा की बीमारी हो जाती है।
यहाँ पे टर्म्स टू रिमेंबर, ये कुछ टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, इसको आपको याद करना है, इनके मीनिंग, और एज इट इज याद करना है। हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ना है, हिंदी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए हिंदी बताया जाता है और आप भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश वर्ड ही समझना है, एज इट इज समझना है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग भी इसीलिए इंग्लिश में ही दिया गया है। आगे जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ रिकैप्स है, तो ये रिकैप्स आपको याद करना है और क्वेश्चंस अपने से बनाने हैं। इसके अगले पेज पर भी आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, वो भी अपने से बनाने हैं, और जहाँ नहीं समझ में है उसको पूछना है। जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उससे आप मैच भी कर सकते हैं। अभी सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप फिलहाल खुद से ट्राई कीजिए और ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने से बनाइए। इन्फेक्शन हो जाता है विच में लीड टू अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिससे सांस लेने की बीमारी हो जाती है या दमा की बीमारी हो जाती है। यहाँ पे टर्म्स टू रिमेंबर, ये कुछ टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, इसको आपको याद करना है, इनके मीनिंग, और एज इट इज याद करना है। हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ना है, हिंदी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए हिंदी बताया जाता है और आप भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश वर्ड ही समझना है, एज इट इज समझना है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग भी इसीलिए इंग्लिश में ही दिया गया है। आगे जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ रिकैप्स है, तो ये रिकैप्स आपको याद करना है और क्वेश्चंस अपने से बनाने हैं। इसके अगले पेज पर भी आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, वो भी अपने से बनाने हैं, और जहाँ नहीं समझ में है उसको पूछना है। जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उससे आप मैच भी कर सकते हैं। अभी सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप फिलहाल खुद से ट्राई कीजिए और ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने से बनाइए।